स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के मेथड को हम डिफाइन कर सकते हैं विद इन अ क्लास। ठीक है, बेसिकली क्लास के अंदर हम तीन तरीके के मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। पहला इंस्टेंट मेथड। अब तक जितने ही मेथड हमने डिफाइन किए, जितने ही फंक्शन विद इन अ क्लास हमने डिफाइन किए, वो क्या थे? इंस्टेंट मेथड थे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लास मेथड क्या होते हैं और स्टैटिक मेथड क्या होते हैं। बट इनको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें और समझनी पड़ेंगी, जैसे इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं और क्लास वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पर एक क्लास डिफाइन की, ए नाम की क्लास हमने डिफाइन की। इसके अंदर एक वेरिएबल है i इक्वल्स टू 0 और एक फंक्शन या मेथड हमने डिफाइन किया जिसमें हम एक पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं और i में हम उसी पैरामीटर को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब इस क्लास के हमने तीन ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने क्या किया कि फंक्शन 2 को कॉल किया, ऑब्जेक्ट 1 से फंक्शन 2 को कॉल किया, सॉरी ऑब्जेक्ट 1 से फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पर टू वेरिएबल, सॉरी यहाँ से फंक्शन में हम 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं और यहाँ पर a में रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अब सेल्फ डॉट आई, हम यहाँ पर आई वेरिएबल को सेल्फ कीवर्ड के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी किसी वेरिएबल को सेल्फ कीवर्ड से एक्सेस किया जाता है तो वो क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल होता है। क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल। अब इसकी खास बात क्या होती है, अभी आगे देखेंगे कि इंस्टेंस वेरिएबल इसको क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ डॉट आई इक्वल्स टू हमने a किया, तो यहाँ से अगर हमने 2 सेंड किया था तो यहाँ पर a में 2 रिसीव होगा और सेल्फ डॉट आई में 2 स्टोर हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर आगे हमने प्रिंट किया ऑब्जेक्ट 1 डॉट आई, मतलब आई में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट होगी और इसका आउटपुट क्या है? 2। तो ये ऑब्जेक्ट 1 था, ये ऑब्जेक्ट 2 हमने बनाया। यहाँ पर फन फंक्शन में हमने 4 पास किया। ठीक है, 4 पास करेंगे तो यहाँ पर सेल्फ डॉट आई के अंदर क्या स्टोर हो गया होगा? 4 स्टोर हो गया होगा। तो ऑब्जेक्ट 2 डॉट आई जब हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? 4 प्रिंट होगा। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट 3 में फन फंक्शन में हमने 5 पास किया है, तो इस ऑब्जेक्ट के आई वेरिएबल में क्या होगा? 5 होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट की एक आई वेरिएबल की सेपरेट कॉपी है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट 2 के आई वेरिएबल की सेपरेट कॉपी इसने रख रखी है, ऑब्जेक्ट 3 के आई वेरिएबल की एक सेपरेट कॉपी इसके पास है। इन तीनों ऑब्जेक्ट में इंटरफेरेंस नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पर अगर हमने आई वेरिएबल में, ऑब्जेक्ट 1 के आई वेरिएबल में या आई मेथड, सॉरी आई एट्रीब्यूट में अगर हमने यहाँ पर 2 सेट किया तो यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट 2 के आई वेरिएबल में भी 2 चला जाएगा या ऑब्जेक्ट 3 के आई वेरिएबल में भी 5 चला जाएगा। ऐसा नहीं। जब किसी क्लास के हर एक इंस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट के पास अपने सेल्फ हर एक एट्रीब्यूट की एक सेपरेट कॉपी होती है। जैसे ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 1 के पास आई वेरिएबल की एक सेपरेट कॉपी है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट 2 के पास आई वेरिएबल की सेपरेट कॉपी है, ऑब्जेक्ट 3 के पास आई वेरिएबल की सेपरेट कॉपी है। तो तीनों ऑब्जेक्ट के पास अपनी अपनी कॉपी है। तो यहाँ पर अगर आई में कोई चेंज करेंगे तो सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट 2 डॉट आई में अगर कोई चेंजेस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट 2 के अंदर चेंज होगा और ऑब्जेक्ट 3 के आई वेरिएबल में अगर कोई चेंज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चेंजेस होंगे। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ फन फंक्शन में हमने सेल्फ डॉट आई लिखा है। जब भी हम चाहते हैं कि हर एक इंस्टेंस के पास अपनी खुद की एक सेपरेट कॉपी हो उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए या फंक्शन वेरिएबल के लिए, एट्रीब्यूट के लिए, तो हम उस वेरिएबल के पहले क्या लगाते हैं? सेल्फ डॉट आई। बेसिकली सेल्फ में हम लोग क्या रिसीव करते हैं? ऑब्जेक्ट रिसीव करते हैं। तो जब भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 डॉट फन फंक्शन कॉल किया गया होगा तो ऑब्जेक्ट 1 सेल्फ में पास हुआ होगा। तो सेल्फ मतलब ऑब्जेक्ट 1 के आई वेरिएबल में चेंज करना है क्या? a इक्वल्स टू 2। इसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट 2 को कॉल किया गया होगा तो सेल्फ में क्या रिसीव हुआ होगा? ऑब्जेक्ट 2 रिसीव हुआ होगा। तो ऑब्जेक्ट 2 डॉट आई में क्या चेंज करेंगे हम लोग? 4। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट 3 यहाँ पर रिसीव होगा सेल्फ में, और सेल्फ डॉट आई मतलब ऑब्जेक्ट 3 डॉट आई में क्या स्टोर करेंगे? 5। तो इस तरीके से सबकी अपनी अपनी खुद की कॉपी है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंस्टेंस वेरिएबल। आगे बात करते हैं हम लोग इंस्टेंस, सॉरी क्लास वेरिएबल अब क्या होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर अगेन एक क्लास डिफाइन की, ये नाम की एक
एट्रीब्यूट डिफाइन किया i इक्वल्स टू 0, फन फंक्शन कॉल किया सेल्फ कॉमा a, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो i वेरिएबल है, i वेरिएबल के आगे हम लोग सेल्फ ना लगा के क्लास का नाम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? क्लास का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम भले सेल्फ में रिसीव हो जाए ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर हम सेल्फ में चेंज नहीं कर रहे हैं। किसके अंदर कर रहे हैं? इस क्लास के आई वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, क्लास के आई वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू ए, और ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू हम अगर फन फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ से 2 पैरामीटर सेंड कर देते हैं, यहाँ पर क्या रिसीव होगा? 2, और इस क्लास के आई वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा? a। तो क्योंकि ये i को हम, इस i को हम सॉरी क्लास नेम से एक्सेस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? i हमारा क्लास वेरिएबल अब हो गया। ये अब इंस्टेंस वेरिएबल ना रखे क्लास वेरिएबल हो गया। तो मतलब इस क्लास को एक्सेस करने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सब में ये आई वेरिएबल कॉमन हो जाएगा। ये सिंगल कॉपी होगी जो हर एक ऑब्जेक्ट में शेयर्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आई में ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू आई में कोई चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट 2 में भी रिफ्लेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट 3 में भी रिफ्लेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले हमने ऑब्जेक्ट 1 बनाया, फिर ऑब्जेक्ट 2 बनाया, ऑब्जेक्ट 3 बनाया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू हमने फंक्शन को कॉल किया और 2 सेंड किया है। तो ए में रिसीव होगा 2 और a डॉट आई इक्वल्स टू a, मतलब इस क्लास के आई वेरिएबल में हमें 2 स्टोर करना है, ठीक है। तो क्लास के आई वेरिएबल में 2 स्टोर हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास नेम से एक्सेस किया, तो ये क्लास वेरिएबल है। तो जो चेंजेस इस ऑब्जेक्ट ने किया होगा वो हर एक ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट हुआ होगा, ठीक। तो इस फंक्शन के थ्रू हमने क्लास वेरिएबल को चेंज किया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 डॉट आई की वैल्यू प्रिंट की। तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट 1 डॉट आई में क्या स्टोर हुआ है? 2, तो यहाँ प्रिंट हुआ 2। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट ऑब्जेक्ट 2 डॉट आई किया, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? 2, क्योंकि ये क्लास वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से ऑब्जेक्ट 3 डॉट आई में भी क्या होगा? 2 होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी हम चाहते हैं कि ऐसे वेरिएबल जो कि हर एक ऑब्जेक्ट में कॉमन हो, ठीक है, चाहे हम इस ऑब्जेक्ट से कोई चेंज करें वो इसमें भी रिफ्लेक्ट हो, इसमें भी रिफ्लेक्ट हो, चाहे इस ऑब्जेक्ट से कोई चेंजेस करें वो चेंजेस इसमें भी रिफ्लेक्ट हो, इसमें भी रिफ्लेक्ट हो। तो उस तरीके उन सभी वेरिएबल को हम क्या बना देते हैं? क्लास वेरिएबल। और बनाने का तरीका क्या है? हम या तो CLS कीवर्ड का यूज करेंगे या फिर किसका? क्लास नेम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्लास नेम यूज किया गया है, ठीक है। एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद कोडिंग करेंगे इसके, ठीक है। तो बेसिकली इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं? दिस इज अ वेरी बेसिक एंड इजी मेथड दैट वी यूज रेगुलरली व्हेन वी क्रिएट अ क्लास इन अ पाइथन, ठीक। तो मतलब क्या? जब भी हम पाइथन में क्लास बनाते हैं उसके अंदर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? इंस्टेंस मेथड होता है, ठीक। If we want to print instance variable instance method, we must create object of that required class. Okay, very sorry about it. Basically हम बात कर रहे थे class variable और instance variable, और ये definition लिखी हुई है instance method की, instance variable की नहीं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग instance method की बात कर लेते हैं, ठीक है। कि जब भी हमें किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना या चेंज करना हो तो उस केस में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? इंस्टेंस मेथड डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? इंस्टेंस मेथड। अब इसकी डिफिनीशन क्या है? दिस इज अ वेरी बेसिक एंड इजी मेथड, मतलब जो भी पाइथन में आप क्लास बनाते हैं उसके अंदर फंक्शन बनाते हैं तो वो क्या होता है? एक इंस्टेंस मेथड होता है, ठीक है। दिस इज अ वेरी बेसिक एंड इजी मेथड that we use regularly when we create class in Python. If we want to print an instance variable, जब भी हमें instance variable को print करना होता है तो हम instance method का यूज करते हैं, ठीक है। क्या लिखा हो? if we want to print an instance variable or instance method, we must create an object of required class. तो जब भी हमें कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करना हो, वो एक्सेस करना होगा, तो हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल हमने देखा कि बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम इस आई वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शन इंस्टेंस वेरिएबल के साथ है कि जब भी आपको इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस करने हैं तो उसके लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है, ठीक है।
और फिर इंस्टेंस मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। तो इंस्टेंस मेथड बेसिकली वो फंक्शन होते हैं जिनके थ्रू हम इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। ठीक है, अभी कोड से सारी चीजें हम लोग समझेंगे। इफ वी आर यूजिंग सेल्फ एज अ फंक्शन पैरामीटर, जब भी हम फंक्शन पैरामीटर में सेल्फ यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ वेरिएबल, दैट इज नथिंग बट कॉलिंग इंस्टेंस इज सेल्फ। इसका मतलब यही होता है कि हम इंस्टेंस को कॉल कर रहे हैं। सेल्फ में इंस्टेंस के थ्रू कॉलिंग करी जा रही है फंक्शन को। ठीक है, as we are working with instance variable we use self, मतलब जब भी हम इंस्टेंस वेरिएबल की बात करेंगे तो हम सेल्फ कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्लास मेथड क्या होता है। तो जब भी हमें बेसिकली जब भी हमें क्लास वेरिएबल को एक्सेस करना होता है तो उस केस में हम क्लास मेथड को डिफाइन करते हैं। क्लास मेथड कैसे डिफाइन करेंगे वो अभी हम लोग कोडिंग में देखेंगे। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पर क्लास मेथड को एक्सेस करने के लिए, मतलब क्लास फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी क्लास मेथड को कॉल कर सकते हैं। ये सेपरेशन है, ये डिफरेंस है किसमें, इंस्टेंस और क्लास मेथड्स में। इंस्टेंस मेथड को अगर हमें कॉल करना है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है, जबकि क्लास मेथड को कॉल करना है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली क्लास मेथड को आप क्लास मेथड नाम के फंक्शन से कॉल कर सकते हो, या फिर एक डेकोरेटर होता है, क्लास मेथड नाम का डेकोरेटर होता है जिसका यूज करके आप क्लास मेथड डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम सारी चीजें देखेंगे कैसे डिफाइन किया जाता है, ये सब सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग स्टैटिक मेथड। बेसिकली स्टैटिक मेथड इन जनरल कुछ ऐसी चीजों को करने के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं जिसका कोई ना इंस्टेंस वेरिएबल से कोई लेना देना होता है, ना ही क्लास वेरिएबल से लेना देना होता है। ठीक है, सो बेसिकली a static method can be called without an object। इसको भी अगेन बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर दैट क्लास यूजिंग द क्लास नेम डायरेक्टली, क्लास नेम का यूज करके हम डायरेक्टली स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा विद अ क्लास वी यूज स्टैटिक मेथड। बेसिकली जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप अपनी क्लास के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, और इन जनरल वो चीज स्टैटिक होती है, हम लोग ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो उस आ, उस पर्टिकुलर फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम स्टैटिक मेथड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से हम सारी चीजें समझेंगे। अभी हम लोग एक कोड करेंगे जिसमें हम सारी चीजें देखेंगे कि स्टैटिक मेथड की कहाँ जरूरत पड़ती है, या क्लास मेथड की कहाँ जरूरत पड़ती है, या इंस्टेंस मेथड की कहाँ जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर देन वी डोंट नीड टू यूज क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। अगर आपको किसी नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करना है तो आपको किसी भी तरीके के इंस्टेंस या क्लास वेरिएबल की जरूरत नहीं, सिंपली एक फंक्शन डिफाइन करना है स्टैटिक टाइप का, और फिर उसमें बस एक पैरामीटर सेंड करना है जिसका फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें किसी भी तरीके की ऐसी जरूरत नहीं कि वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन हो या हर एक ऑब्जेक्ट की सेपरेट कॉपी हो। फैक्टोरियल फैक्टोरियल होता है, किसी भी आप नंबर का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे इसके यूज होते हैं। अभी अभी हम लोग जो एग्जांपल लेने वाले हैं उससे सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग कोड के पास और एक एक करके सारी चीजें देखते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, क्लास वेरिएबल क्या होता है, फिर उसके बाद क्लास मेथड क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड कैसे डिफाइन किए जाते हैं, और फिर इंस्टेंस मेथड कैसे डिफाइन किए जाते हैं। ठीक, तो हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। ठीक है, और एग्जांपल हमारा ये है कि हम एक क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय नाम की, जिसमें हम हर एक एम्प्लॉय का डेटा को हम स्टोर करेंगे ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जितने एम्प्लॉय का डेटा हमने स्टोर कर दिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, जितने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है, हमें उसका काउंट भी पता रहे कि कितने ऑब्जेक्ट अब तक हम कितने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा टास्क है, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ ही साथ जरूरत समझेंगे कि क्लास मेथड की जरूरत कहाँ होती है, इंस्टेंस मेथड की जरूरत कहाँ होती है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं, ठीक। क्लास किस नाम की? एम्प्लॉय नाम की। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम अ, हर एक हर एक एम्प्लॉय का नाम और एज हम स्टोर करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक जो इस सॉरी, यहाँ पर इक्वल साइन लग गया, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। बेसिकली हमें क्या करना है कि जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो उस केस में हम हर एक एम्प्लॉय का नाम और उसकी एज और डिपार्टमेंट, ठीक है, तीन चीजें हम स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एप्लीकेशन समझा जाए तो हर एक एम्प्लॉय का नाम अलग होगा और एज अलग होगी, और इवन डिपार्टमेंट भी मे बी कॉमन हो सकता है, चेंज डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट, अगर दूसरा एम्प्लॉय की बात करें तो उसका भी नाम अलग होगा, एज अलग होगी और डिपार्टमेंट अलग। तीसरा ऑब्जेक्ट अगर हम बनाते हैं तो उसका भी, मतलब तीसरा एम्प्लॉय बनाते हैं तो उसका भी नाम, एज और डिपार्टमेंट अलग होगा। तो यहाँ से हमें ये चीज समझ में आ रही है कि जो नेम होगा और एज होगा और डिपार्टमेंट, ये हर एक ऑब्जेक्ट की अपने खुद सेपरेट कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी सेपरेट कॉपी होनी चाहिए। तो इसको हम क्या बनाएंगे, इंस्टेंस वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक। तो हम एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम रिसीव करेंगे नेम, एज और डिपार्टमेंट, तीन चीजें हम रिसीव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम सेल्फ रिसीव करेंगे, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंजेस करने, हर एक ऑब्जेक्ट में चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेल्फ, ठीक, ताकि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट रिसीव हो जाए। हमने लिखा सेल्फ, और फिर नेम रिसीव करेंगे, एज रिसीव करेंगे और डिपार्टमेंट, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों चीजों को हमें स्टोर करना है। और कैसे स्टोर करेंगे, सेल्फ के थ्रू स्टोर करेंगे, ताकि सबकी अपनी इंस्टेंस, सबके अपने अलग कॉपी बने, नहीं, हर एक ऑब्जेक्ट की, हर एक एम्प्लॉय की अपना अलग नाम हो, अलग एज हो और डिपार्टमेंट, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल्फ के थ्रू इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन करेंगे, नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक। सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज, और सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट इक्वल्स टू डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये तो हमने क्या किया, अ, एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया। तो जैसे ही हम एम्प्लॉय नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर में हम तीन चीजें रिसीव करेंगे। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे एम्प्लॉय नाम की क्लास का, तो तीन चीजें हम सेंड भी करेंगे, नेम, एज और डिपार्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने सेल्फ यूज किया है तो हर एक इस क्लास के ऑब्जेक्ट की हर एक ऑब्जेक्ट का अपना सेपरेट नेम होगा, एज होगा, डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। सपोज emp1, ठीक। अच्छा, इससे पहले एक चीज और करते हैं, इनको डिस्प्ले करने का भी कोड लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का नेम, एज और डिपार्टमेंट डिस्प्ले करने का कोड, ठीक। तो हमने लिखा डेफ डिस्प्ले। यहाँ पर अगेन हम सेल्फ रिसीव करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे क्या, सेल्फ डॉट नेम प्रिंट सेल्फ डॉट एज और प्रिंट सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट, ठीक। तो इस तरीके से हम तीन चीजें प्रिंट करा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम तीन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और देखते हैं सबकी अपनी सेपरेट कॉपी है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय नाम का
ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसमें, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में 3 चीजें हम रिसीव करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते समय 3 चीजें सेंड करनी पड़ेगी। तो सपोज हमने नाम दिया मुकुल, एज सपोज 30 एंड डिपार्टमेंट IT। ठीक, अगेन हम दूसरा एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय 2 इक्वल्स टू एम्प्लॉय name suppose Sumit, age suppose 25 and again department is IT। ओके, एक और एम्प्लॉय हम क्रिएट करते हैं, और सपोज शुभम, एज 32 सपोज एंड डिपार्टमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम तीनों ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे और देखेंगे कि सबकी अपनी डिफरेंट कॉपी नेम, एज और डिपार्टमेंट की है कि नहीं। तो emp1 सॉरी emp1 डॉट डिस्प्ले, अगेन emp2 डॉट डिस्प्ले, और emp3 डॉट डिस्प्ले। ओके, इतना हम लोग पहले एग्जीक्यूट कराते हैं। सबसे पहले हम क्लास की डिफिनीशन को एग्जीक्यूट कराते हैं। क्लास की डिफिनीशन हो गई, एम्प्लॉय 1 क्रिएट करते हैं हम लोग। ओके, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3। अब एम्प्लॉय 1 को डिस्प्ले करेंगे हम लोग, तो मुकुल 30 IT। ओके, तो इसका नाम एज अलग आया। फिर दूसरा सुमित 25 IT एंड डिपार्टमेंट 3 सॉरी एम्प्लॉय 3 शुभम 32 एंड मैनेजमेंट। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि तीन ऑब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी है। अब हमारा टास्क क्या था कि अगर हमने 3 एम्प्लॉय क्रिएट किए हैं तो हमें एक काउंट रखना है, क्या कि हमने कितने एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, अब ये कैसे होगा, देखो अगर हमने एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन या ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया तो काउंट होना चाहिए 1, और चाहे उसे हम एम्प्लॉय 1 से प्रिंट कराएं, चाहे एम्प्लॉय 2 से, चाहे एम्प्लॉय 3 से, उस केस में प्रिंट क्या होना चाहिए। अगर एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन इंसर्ट की है तो 1 होना चाहिए, 2 एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन स्टोर की है तो 2 होना चाहिए, और 3 एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर की है तो 3 होना चाहिए। ठीक है, अगर 3 एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हमने स्टोर कर ली है तो चाहे वो एम्प्लॉय 1 से हम काउंट को प्रिंट करें तो भी 3 होना चाहिए, एम्प्लॉय 2 से प्रिंट करना चाहें तो भी 3 होना चाहिए, और एम्प्लॉय 2 से करें तो भी 3 होना चाहिए। तो हम एक वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करते हैं काउंट नाम से, उसको इनिशिएट कर देते हैं 0 से। और जब भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, काउंट को एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, एक इंक्रीमेंट। बट अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, सेल्फ लिखना चाहिए क्या। ठीक, सेल्फ। अगर यहाँ पर सेल्फ लिखेंगे तो जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका अपना सेपरेट काउंट हो जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 0। अगेन यहाँ पर अगर हमने सॉरी जब हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसकी अपनी सेपरेट काउंट बनेगा, मतलब पहले उसमें 0 होगा और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें एक इंक्रीमेंट करेगा। जबकि एक एम्प्लॉय की एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये अगेन क्या करेगा, अगर हमने सेल्फ से एक्सेस कर लिया तो इसके लिए काउंट अलग होगा, 0 से 1 करेगा। इसके लिए सेकंड एम्प्लॉय के लिए भी काउंट अलग होगा, 0 से 1 ये करेगा, और इसके लिए काउंट अलग होगा जो कि 0 से 1 करेगा। तो पहले एक बार हम सेल्फ से करके देखते हैं कि क्या ये काउंट 3 दे रहा है या फिर 1 1 1 सब में दे रहा है। देखो सेल्फ से एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, काउंट वैल्यू 0 है, काउंट में एक इंक्रीमेंट किया,
सपोज पहला एम्प्लॉय हमने क्रिएट किया तो काउंट की वैल्यू एक्सेस करेगा, 0 से 1 इंक्रीमेंट कर दिया। अब क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसके लिए भी ये काउंट शेयर्ड नहीं है, अगर शेयर्ड होता तो उस समय काउंट की वैल्यू 1 होती, शेयर्ड नहीं है तो ये क्या करेगा, इसी को काउंट 0 को एक्सेस करेगा, उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा। अगर शेयर्ड होता इसके मतलब एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 के बीच में शेयर्ड होता तो एक बार एम्प्लॉय 1 ने काउंट को बढ़ाया होता और फिर एक बार एम्प्लॉय 2 ने काउंट को बढ़ाया होता, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाती 2। तो एक बार सेल्फ से एक्सेस करके देखते हैं क्या दिक्कत आती है, फिर उसके बाद हम लोग इसको क्लास वेरिएबल बनाएंगे। अभी इंस्टेंस वेरिएबल है, फिर क्लास वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक और फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, डेफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय नाम का फंक्शन हम बना देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिंट करने का काम करेंगे, इसको काउंट को प्रिंट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट नंबर ऑफ या emp काउंट इज, यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे हम लोग, सेल्फ डॉट काउंट, ठीक। अब ये एक एक करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं emp काउंट को, पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे और तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सबसे emp काउंट को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो हमें काउंट प्रिंट कराने के लिए इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर ठीक, तो एक बार हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो सबसे पहले हमने क्लास की डिफिनीशन एग्जीक्यूट कराई, एम्प्लॉय 1 क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय 1 क्रिएट करने के बाद एम्प्लॉय 1 का सॉरी एम्प्लॉय एम्प्लॉय काउंट प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ पर क्या आया 1 आया, ठीक है। दूसरा हम एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, तो अब काउंट की वैल्यू 2 हो जानी चाहिए, ठीक है, चाहे वो आप एम्प्लॉय 1 से प्रिंट कराओ चाहे एम्प्लॉय 2 से प्रिंट कराओ, दोनों में भाई दो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है तो मतलब 2 काउंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिलहाल एम्प्लॉय 2 से कराते हैं, तो एम्प्लॉय 2 1 दे रहा है, एम्प्लॉय 1 देखते हैं क्या दे रहा है, एम्प्लॉय 1 भी 1 दे रहा है। तो हो क्या रहा है, एम्प्लॉय 1 ने इस इसकी एक सेपरेट कॉपी बनाई काउंट की, तो उसमें काउंट में क्या पड़ा होगा 0 और फिर उसमें एक इंक्रीमेंट कर दिया बस। फिर उसके बाद एम्प्लॉय 2 जब क्रिएट किया उसने भी एक सेपरेट कॉपी बनाई और उसमें काउंट में इनिशियली पड़ा होगा 0 और फिर उसमें एक इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 को काउंट शेयर नहीं कर रहा है, तो इसको शेयर कराना पड़ेगा। अब शेयर कैसे कराएंगे, इवन एम्प्लॉय 3 भी क्रिएट करके देख लेते हैं, उस केस में भी एम्प्लॉय कितने ही होंगे, 1 ही ये अभी शो करेगा, 1 1 और एम्प्लॉय 3 से भी क्या आ रहा है 1, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम क्लास वेरिएबल बनाते हैं, और क्लास वेरिएबल की खास बात क्या होती है, वो हर एक ऑब्जेक्ट के साथ शेयर्ड होता है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट के साथ शेयर्ड होगा तो क्या होगा, जब पहला पहला एम्प्लॉय हम क्रिएट करेंगे तो वो काउंट की वैल्यू को 1 कर चुका होगा, ठीक है, और इंक्रीमेंट हुई वैल्यू को शेयर कर देगा किसको, सेकंड ऑब्जेक्ट को, फिर ये किसको शेयर कर देगा, इसको। तो तीन ऑब्जेक्ट में जब शेयर्ड होगी तो हर एक ने इसको एक एक करके बढ़ाया होगा, तो उसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 3 प्रिंट होगी, जब तीन ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर चुके होंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हम एम्प्लॉय यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम एम्प्लॉय ही यूज करेंगे, क्लास नेम, ठीक है। अब देखते हैं तीनों ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करने के बाद, तीनों एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद emp1 से एक बार प्रिंट कराते हैं एम्प्लॉय काउंट, तो यहाँ पर देखो आया 3, यहाँ पर क्या आया 3, अगेन यहाँ पर क्या आया 3, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल, ठीक है। अगर आप किसी फंक्शन को बनाना चाहते हो क्लास वेरिएबल, ठीक है, किसी फंक्शन को क्लास वेरिएबल बनाना चाहते हो, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय में हम लोग सेल्फ रिसीव कर रहे हैं, सेल्फ रिसीव करने की जरूरत नहीं,
ठीक है, बेसिकली ये चीज कॉमन है हर एक ऑब्जेक्ट में क्या है, ये चीज कॉमन है। ठीक है, तो जब भी किसी क्लास वेरिएबल को एक्सेस करना होता है तो सही तरीका क्या होता है कि इसको हमें क्या बनाना होता है, क्लास मेथड बनाना होता है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को या मेथड को क्लास मेथड बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेकोरेटर। कौन सा डेकोरेटर, क्लास मेथड। ठीक है, क्या यूज करते हैं, क्लास मेथड। तो उस फंक्शन के, जिस फंक्शन को हमें क्लास मेथड बनाना है उसके जस्ट ऊपर हम लोग क्या टाइप करेंगे, एट द रेट क्लास मेथड। ठीक है, इसी कीवर्ड को हमें यूज करना है, एट द रेट क्लास मेथड। तो ये क्या हो जाएगा, क्लास मेथड हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी जरूरत क्या है, देखो इसकी जरूरत हम बताते हैं। देखो बिना क्लास मेथड के भी हमारे एम्प्लॉय करेक्टली प्रिंट हो रहे थे, लेकिन क्लास मेथड बनाने की क्या जरूरत है, उसकी तो कोई जरूरत है नहीं, है ना। आ, अभी इसकी जरूरत समझते हैं, क्लास मेथड की जरूरत क्यों पड़ रही है। देखो इंस्टेंस मेथड और क्लास मेथड में एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है कि इंस्टेंस मेथड के इंस्टेंस मेथड जो है वो बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम लोग कॉल नहीं कर सकते, बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमें कॉल करना है और हमने ये तीनों एम्प्लॉय नहीं बनाए, सपोज ये कोई भी एम्प्लॉय हमने नहीं क्रिएट किया, ठीक है, ब्लैंक है हमारा। ठीक, तो हम किसी भी हाल में इस नंबर ऑफ एम्प्लॉय या डिस्प्ले मेथड को कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय को कॉल नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन जो हमारे क्लास मेथड होते हैं, अगर हम किसी मेथड को क्लास मेथड बना दें, जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक, अगर इसको हम क्लास मेथड बना देंगे तो ये बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल किया जा सकता है। जैसे अगर सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय ही नहीं है और उस समय एम्प्लॉय काउंट हमें देखना है, तो हम नहीं देख सकते, क्योंकि एम्प्लॉय काउंट हमें एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। एम्प्लॉय काउंट प्रिंट कराने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तभी हमें एम्प्लॉय काउंट दिख रहा है, अदरवाइज नहीं दिख रहा है। तो अब सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय नहीं, जीरो एम्प्लॉय है, तो हमें देखना है तो कैसे देखेंगे, हमें उस समय मजबूरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब एक एम्प्लॉय की एंट्री करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम एम्प्लॉय काउंट देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जरूरत हमें समझ में आ रही है कि हमें कोई कोई ना कोई तरीका होना चाहिए जिसके थ्रू हम क्लास वेरिएबल को एक्सेस कर सकें बिना किसी ऑब्जेक्ट को बनाए हुए। इवन आपने सपोज 3 ऑब्जेक्ट की एंट्री भी कर दी, तो बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्लास वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये कि एम्प्लॉय काउंट देखना है तो कि एक ऑब्जेक्ट के पास हमें जाना पड़ेगा, एक एम्प्लॉय के पास जाना पड़ेगा, उससे ही हमें पता चलेगा कि भैया क्लास हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 एम्प्लॉय हैं या 4 एम्प्लॉय हैं, हमें उस ऑब्जेक्ट से जाके पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना ऑब्जेक्ट से पूछे अगर हम जानना चाहते हैं कि कितने एम्प्लॉय हैं, तो उस केस में हम क्या करना पड़ेगा, हमें उस फंक्शन को जिसके थ्रू क्लास वेरिएबल एक्सेस हो रहा है उसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्लास मेथड। तो हम यहाँ पर इसको क्लास मेथड बनाते हैं। क्लास मेथड बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्लास मेथड, इसके ऊपर एट द रेट क्लास मेथड लिखना है। ठीक है, और ये एक तरीके का डेकोरेटर होता है। अगर आपको डेकोरेटर नहीं पता है तो आप लोग डेकोरेटर की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो फिलहाल इसको, इस नंबर ऑफ एम्प्लॉय को मैंने क्लास मेथड बना दिया है। तो जब क्लास मेथड बनाते हैं तो यहाँ पर सेल्फ ना रिसीव करके हम रिसीव करेंगे CLS। क्या आप रिसीव करेंगे, CLS। और इवन यहाँ पर भी हम एम्प्लॉय नाम नेम सॉरी क्लास नेम ना लिख के CLS यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करना, हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इस मेथड को कॉल करेंगे। देखते हैं कैसे कॉल कर सकते हैं हम लोग। पहले इसकी डिफिनीशन, इस क्लास की डिफिनीशन हम लोग डिफाइन करते हैं। अब हमें सपोज इस मेथड को कॉल करना है बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इस क्लास का नाम लिखते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय। ठीक, एम्प्लॉय डॉट, अब जिस जो क्लास मेथड है हमारा उसको हम लिखेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय है। ठीक है, यही मेथड हमें कॉल करना है, तो हम डायरेक्टली इस मेथड को लिखेंगे। ठीक, एग्जीक्यूट कराते हैं। अब यहाँ पर देखो एम्प्लॉय काउंट क्या है हमारा, 0। अब कुछ ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, सपोज हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अब बिना किसी ऑब्जेक्ट के पास गए डायरेक्ट
क्लास का नाम यूज करके हम इस मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, तो एग्जीक्यूट कराते हैं। देखो हमें एम्प्लॉय काउंट क्या मिला, 3। तो इस तरीके से हम क्या डिफाइन करते हैं, क्लास मेथड। एक हो गया इंस्टेंस मेथड, देखो ये डिस्प्ले इंस्टेंस मेथड है। ठीक है, इसको हमें ऑब्जेक्ट से ही कॉल करना पड़ेगा। अगर इसको हम एक बार एक्सेस करने की कोशिश करते हैं एम्प्लॉय डॉट नेम से, मतलब क्लास नेम से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, डिस्प्ले, देखते हैं ये क्या कॉल होता है। तो यहाँ पर देखो क्या आई, एरर आई है, सॉरी, हाँ एरर ही आई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक चीज क्या समझ में आई कि क्लास मेथड को हम क्यों डिफाइन करते हैं, कि क्लास मेथड की जरूरत क्या है। तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए अगर क्लास वेरिएबल को एक्सेस करना है तो वहां पर हमें क्लास मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक, अब एक और मेथड जो कि हमें पढ़ना है वो क्या है, स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड, ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरीके का ऐसा फंक्शन होता है या ऐसा मेथड होता है जो एड ऑन्स के लिए बना होता है। मतलब आपको कोई चीज ऐड करनी है अपने क्लास के अंदर, ठीक है, उसका बहुत ज्यादा हमारे क्लास से वो रिलेशन नहीं है। ठीक है, उस तरह की चीजों को हम स्टैटिक मेथड के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो अ, जैसे आपको कोई आपको पता है कि आपके क्लास में हो सकता है किसी कैलकुलेशन की जरूरत है। ठीक है, किसी कैलकुलेशन की जरूरत है, तो उसके लिए एक स्टैटिक मेथड डिफाइन कर दिया, तो वहां पर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से जैसे आपको सपोज जरूरत पड़ी कि ओके, जैसे हमारे पास ये जो हमने एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई है, इस क्लास में देखो ये सारे के सारे एम्प्लॉय किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होंगे। तो सपोज हमें उस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल हमें प्रिंट करानी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करानी है। अब ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल इन जनरल चेंज नहीं होती, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का को फाउंडर, ऑर्गेनाइजेशन का आई मीन एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें चेंज नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, एक स्टैटिक मेथड डिफाइन कर देंगे। ठीक है, एक स्टैटिक मेथड डिफाइन कर देंगे जिसके अंदर ये सारी चीजें रहेंगी। उसका आपका और दूसरे वेरिएबल से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टैटिक मेथड डिफाइन करेंगे। स्टैटिक मेथड डिफाइन करने के लिए जैसे हम यहाँ क्लास मेथड लिखते हैं, उसी तरीके से क्या लिखेंगे, स्टैटिक मेथड और डेफ org मतलब ऑर्गेनाइजेशन डिटेल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल। अब यहाँ पर हम लिखते हैं सेलेस क्लास, और यहाँ पर हम प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, सॉरी प्रिंट करेंगे क्या, नेम। सपोज नेम में सपोज हमने प्रिंट किया ऑर्गेनाइजेशन नेम में कार्ड, सपोज कुछ कोई नेम हम डाल देते हैं, कार्ड स्प्रेड सपोज, और स्टैब्लिशमेंट हुआ है इसका, सपोज मान लेते हैं 2021, और नंबर ऑफ को फाउंडर्स सपोज 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें अगर हमें सपोज प्रिंट करनी है, ठीक है, तो इसको हम लोग स्टैटिक मेथड के अंदर डिफाइन कर देंगे। ठीक है, बेसिकली ये एड ऑन्स की तरह है, जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर आप क्लास के अंदर करना चाहते हैं तो उसको हम स्टैटिक मेथड के अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड को कॉल, हाँ एक चीज और, स्टैटिक मेथड को भी हम अगेन बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एम्प्लॉय डॉट डिस्प्ले किया हुआ है, उसी तरीके से एम्प्लॉय डॉट और org डिटेल अगर हम कॉल करेंगे तो ये सारी चीजें हमारी डिस्प्ले होंगी। ठीक, डॉट org, सॉरी, ठीक है, तो एक बार रीडिफिनीशन जो भी हमने चेंज किए उसको अप्लाई करने के लिए रीडिफाइन करते हैं क्लास को और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं।
ओह सॉरी, वेरी सॉरी, मैंने क्लास मेथड की तरह यहाँ पर भी हमने CLS यूज़ कर लिया, उसको नहीं यूज़ करना था। ऑर्गेनाइजेशन डिटेल हम प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ पर देखो सारी चीज़ें हमारी प्रिंट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड डिफाइन करते हैं। ठीक है, स्टैटिक मेथड अगर कोई फीचर आपको क्लास में ऐड करना है तो उस केस में आप स्टैटिक मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लास मेथड कब यूज़ करते हैं? जब हमें कोई क्लास वेरिएबल प्रिंट करना है विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ठीक है, तो हम क्लास मेथड का यूज़ करेंगे। और ऑर्डिनरी मेथड, जितने भी ऑर्डिनरी मेथड होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इंस्टेंस मेथड होते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको इनके बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इस इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, क्लास वेरिएबल क्या होते हैं, वो समझ में आ गया होगा। और ये तीनों मेथड और इनकी इनकी कोडिंग कैसे करी जाती है, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पाइथन एडवांस की कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके, गुड बाय। ओके, ओके डन।